हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस नंबर 3 कराने वाले हैं, जो कि जनरल पेपर बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है। चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे 9 10 हो, चाहे 11 12 हो, चाहे 1 to 5 हो, सभी में जो है 40 मार्क्स का जो जनरल पेपर आते हैं, चाहे वो टीजीटी के लिए हो चाहे पीजीटी के लिए हो, उसका जो है प्रैक्टिस नंबर 3 है। आज टोटल जो है लगभग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो आज का जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। 1 2 ऑलरेडी मैंने जो है वीडियो डाल दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है जनरल पेपर का, बीपीएससी टीआरई 4.0 का जनरल पेपर। तो आप लोग वहाँ से जो है 1 और 2 देख सकते हैं। तो जो भी चैनल पे न्यू है तो लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी और भी प्रैक्टिस सेट और भी वीडियोज आप लोग तक शेयर कर सकूं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो 40 मार्क्स के लिए है, 40 मार्क्स के लिए है जनरल पेपर, जो कि सभी में आते हैं 6 to 8 9 10 11 12 में। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया, जो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात 7:8 है। किसी दूरी किलोमीटर में दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है। किस दूरी में? तो चोर और पुलिसकर्मी के बीच की दूरी यहाँ पे दिया हुआ है। एक पुलिसकर्मी और एक चोर की मीटर को दूरी से देखा 450। चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 450 मीटर। और चोर और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात भी दिया हुआ है 7:8। यानी पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में तय की गई दूरी, तो अभिष्ट दूरी मानेंगे 450 गुने 8/8 - 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3600 मीटर आ जाएगा, यानी कि 3.6 किलोमीटर में बदलेंगे तो 3.6। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √1 + 25/144 = 1 + x/12 है, तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे जो है इसको तोड़ेंगे तो √100 169/144 आएगा, = 1 + x/12। इसको तोड़ेंगे तो 13/12, √100 हटाएंगे तो देन इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 13/12। इसको सॉल्व करेंगे 1 + x/12, तो x/12 इधर लाएंगे, 13/12 1 यहाँ पे दिया हुआ है तो -1 कर देंगे, तो x/12 = 1/12। तो x = कितना आ जाएगा? तो 12 का 12 काटेंगे x का, तो x = 1 आ जाएगा, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दो वृत्त जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के भ्रामतः स्पर्श करते हैं। अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अनुस्पर्श रेखा की लंबाई करना है, तो दो वृत्त है, तो 4r1 r2, तो 4 गुने यहाँ पे r1 r2 दिया हुआ है 25 × 9, तो आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर में बदलना है, तो 30 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु x मान लेते हैं, तो नूरी की आयु 3x मान लेते हैं। फिर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या हो जाएगी? तो x +
5 प्लस 10, x प्लस 15, ये सोनू की आ जाएगी। तो नूरी की क्या हो जाएगी? 3x प्लस 5 प्लस 10, तो इसका आ जाएगा 3x प्लस 15। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 वर्ड्स जो है इसका आंसर आ जाएगा। फिर नूरी की अगर बात करें तो नूरी की वर्तमान आयु पूछा गया है 15, तो नूरी का 15 इंटू 3x प्लस 5 है, तो 15 इंटू 3 45 प्लस 5 50, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक कंबल को 1148 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? ऑप्शन है 1734 रुपया, 1423 रुपया, 1722 रुपया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5% के लाभ प्राप्त करने के लिए कंबल को बेचा गया है, तो यहाँ पे जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 1148 गुने 100 प्लस 500 माइनस 30, इसको सॉल्व करेंगे तो 1722 जो है आंसर आएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 1722 रुपया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2023 में नए सैन्य संचालन के महानिदेशक DGMO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रतीक शर्मा, अनिल चौहान, मनोज पांडे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए, प्रतीक शर्मा। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को जो है नए सैन्य संचालन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत की अगर बात करें, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। मनोज पांडे की बात करें तो ये थल सेना के अध्यक्ष है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? सांझी क्राफ्ट को। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जो है महिलाओं की कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम यानी कि 32वां सदस्य देश बना है? ऑप्शन है यूक्रेन, स्वीडन, फिनलैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा बी, स्वीडन। यूरोपीय देश स्वीडन जो है नाटो का नवीनतम सदस्य देश बना है। इससे पूर्व 31वां सदस्य की अगर बात करें तो 31 में जो है कौन था? तो फिनलैंड जो है 31 के रूप में फिनलैंड नाटो का सदस्य बने थे। नाटो का 30वां सदस्य देश मैसेडोनिया राजधानी स्कप्जे को बनाया गया था। तो 32वां की बात करें तो स्वीडन, बी इज द करेक्ट आंसर। नाटो का जो है 1949 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक प्रकार का सैन्य संगठन है। नाटो का अगर मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए, बिहार। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में स्थापित किया गया है। पटना में
भारत का जो है पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी किनारे स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा गंगीय डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। नेक्स्ट बात करें, 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग कराई गई, जिसका नाम क्या है? ऑप्शन है पुष्पक, स्टार्ट, नोटिक्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए, पुष्पक। 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग कराई गई, जिसका नाम है पुष्पक। अंतरिक्ष विज्ञान में युवकों को प्रेरित करने हेतु इसरो ने हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम जो है शुरू किया है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन है 49वां, 111वां, 7वां, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी, 7वां। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 की अगर बात करें तो भारत का स्थान क्या था? 7वां। और अगर 2025 के यहीं पे बात करें, 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो यहाँ पे 2025 में जो है 10वां हो गया है। 2025 में 10वां अगर करेंट में पूछे। जलवायु परिवर्तन सूचकांक को जर्मन वाच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंकिंग 49वां है। और वैश्विक भूख सूचकांक में 23वां में जो है 111वां था। नेक्स्ट बात करें, दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा बी, भारत। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया गया। ऑप्शन है 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए, 14 अगस्त 1947 को। पंडित नेहरू का यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट 14 अगस्त 1947 को दिया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जो भाषण दिया था उसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें कहा कि आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत जो है स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करने जा रही है। नेक्स्ट बात करें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जयपाल, महिपाल, धर्मपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिला में स्थित था। गंगा नदी के किनारे पहाड़ियों की चोटी पर स्थित यह विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म का अध्ययन केंद्र बन गया। नेक्स्ट है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक। पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर था उसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने ध्वस्त किया। जगन्नाथ मंदिर कई बार आक्रमणकारियों के आक्रमण का शिकार हुआ है। जगन्नाथ मंदिर पर पहले और हमले और विध्वंस का पहला उल्लेख जो है 1340 में मिलता है, जब बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर इसको नष्ट कर दिया। और दूसरा हमला जो है 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इस आक्रमण में जगन्नाथ मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा था। नेक्स्ट है, बिहार में सासाराम का जागीरदार कौन था? ऑप्शन है बीबन खान, शेर शाह सूरी, हसन सूरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी, हसन सूरी।
बिहार में सासाराम का जागीरदार जो है वो हसन सूरी थे। शेरशाह के पिता हसन खान सूरी एक अफगान शासक का जागीरदार था। उन्हें सासाराम की जागीर जमाल खान से उनकी सेवाओं के लिए इनाम स्वरूप मिला था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम अगर बात करें तो फरीद खान था। शेरशाह ने सोने के सिक्के या सरफी, चांदी का सिक्का, रुपया तथा तांबे का दाम नामक सिक्के चलाया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए, पुर्तगाली। भारत में प्रथम छापा खाना जो है पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है 1556 में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया, जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट बात करें, 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है थॉमस रेले, डब्ल्यू हंटर, मैकाले, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा बी, डब्ल्यू हंटर। 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू हंटर था। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त लिया। डब्ल्यू हंटर का कार्य 1854 में के वुड्स डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था। हंटर आयोग का मुख्य सुझाव प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग की सिफारिश के लागू होने के बाद अगले 2 दशक तक देश में शिक्षा का उल्लेखनीय विकास हुआ तथा पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि 1887 की स्थापना हुई। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। नेक्स्ट है, परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई? ऑप्शन 1847 में, 1848 में, 1849 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी, 1849 ईस्वी में। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में वर्ष 1849 में स्थापित की गई। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की थी। इसके संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास करते थे और मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने की बात करते थे। इनकी बैठक में सदन निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाया गया भोजन ग्रहण करते थे। वे महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में भी विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के युवा शिक्षित ब्राह्मण मंडली में शामिल हुए, लेकिन 1860 के बाद यह आंदोलन ध्वस्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए रैयतवारी व्यवस्था की वकालत किसने की थी? ऑप्शन है माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन, जॉन सोर, थॉमस मुनरो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी, थॉमस मुनरो। भारत के लिए रैयतवारी व्यवस्था की वकालत थॉमस मुनरो ने की थी। रैयतवारी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवारी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कैप्टन रीड द्वारा लागू की गई थी। 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बंबई तथा 1858 तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, असम और कुर्ग आदि क्षेत्रों पर भी लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन है 2007, 2002, 2005, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी, 2005 में।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 ईस्वी में किया गया था। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। यूपीए सरकार की यह महत्वाकांक्षी मिशन थी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की बात करें तो 23 सितंबर 2018 को रांची के प्रभात फेरी मैदान से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? ऑप्शन है गोरखपुर, बल्लभगढ़, कालका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए गोरखपुर। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा गोरखपुर स्थान नामक स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। ये यूपी का गोरखपुर नहीं है, हरियाणा में भी एक गोरखपुर है, उसके स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़े मीठी झील की झील फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ऑप्शन है कैस्पियन सागर, सुपेरियर झील, बैकाल झील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन सी है? तो आंसर होगा सी बैकाल झील। मात्रा यानी कि आयतन के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील बैकाल झील है। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में 2 राज्य की सीमा पर स्थित है। यूनेस्को ने बैकाल झील को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अगर बात करें सुपीरियर झील की, तो ये विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सी है? तो वो है टीटीकाका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी तमिलनाडु। भारतीय राज्य तमिलनाडु में पवन ऊर्जा उत्पादन जो है सबसे अधिक है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सभी जो है ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? ऑप्शन है मराग हुगड़ीजान, डिगबोई, नाहरकटिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तेल का कुआं असम में कहाँ खोजा गया था? आंसर होगा बी डिगबोई में। सबसे पहले जो है तेल का कुआं डिगबोई खोजा गया था। डिगबोई तेल शोधक कारखाना एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है। डिगबोई तेल कारखाना 1901 ईस्वी में स्थापित की गई थी। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र में जामनगर तेल शोधक कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा बी पंजाब। भारत में पंजाब राज्य में जो है उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत 245 किलो से अधिक है। भारत में सर्वाधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने वाले राज्य में शामिल है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। अब 5 बात करें तो सबसे पहले आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, 4th में अमेरिका, 5th में ब्राजील, 6th में ऑस्ट्रेलिया और 7th में
भारत, 7 नंबर पे जो है भारत आते हैं। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश का क्रम है भारत, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा महादेश अगर पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप है, और एशिया का सबसे बड़ा देश जो है रूस है। नेक्स्ट है, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पहला बड़ा टर्मिनल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसमें 106 राष्ट्रीय जलमार्ग वर्ष 2016 में घोषित किया गया है। जलमार्गों की सर्वाधिक लंबाई जो है सबसे ज्यादा यूपी में है। तो जलमार्ग 2 जो है कहाँ कहाँ से होता है? तो जलमार्ग 2 जो है यह धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पहला टर्मिनल है। धुबरी से सदिया तक जाता है। जलमार्ग 1 की बात करें तो यह जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक, 1 कहाँ से? इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 केजी द्रव्यमान और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले को इसके केंद्र से जाती हुई अक्ष के परितः 50 रेडियन के कोणीय वेग से घुमाया जाता है। घूर्णन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? मैथ्स का क्वेश्चन है, कोणीय वेग से घुमाया ठोस गोले, घूर्णन की गतिज ऊर्जा पूछना है। साइंस का क्वेश्चन है, जो फिजिक्स का जो है न्यूमेरिकल है। इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर आपको मैं बता देती हूँ, बी हो जाएगा 9/20 जूल। नेक्स्ट है, दीर्घाकार आवर्त सरणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है 5वां आवर्त तथा सेकंड समूह, 6ठा आवर्त तथा थर्ड समूह, 6वां आवर्त तथा सेकंड समूह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा बी। दीर्घावृत्ताकार आवर्त सरणी में 6ठा आवर्त तथा थर्ड समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है सर्वाधिक होती है। जितना आवर्त होते हैं उतनी ही कक्षाएं होती है, जिससे आवर्त की संख्या उतनी ही अधिक होती है। आवर्त सरणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य यानी कि ह्यूमन में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? ऑप्शन है यकृत, लीवर, आमाशय स्टोमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भोजन का पूर्ण पाचन जो है किस अंग में होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जो है पूर्ण पाचन होता है। अब मानव भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया जो 5 अवस्थाओं से गुजरती है। ये भी जो है बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। वो जो सीक्वेंस में इसको बताना होता है। तो सबसे पहले आ जाएगा अंतर्ग्रहण, इंजेशन, पाचन डाइजेशन, फिर अवशोषण एब्जॉर्प्शन, श्वांगीकरण एसिमिलेशन, मल परित्याग डिफेक्शन। ये पांचों जो है आपके सीक्वेंस है। तो छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है, जिसमें निम्न एंजाइम होते हैं, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टोज, लाइपेज। ये सभी जो है उसमें एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 5, 12, 15। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी, 15। नेक्स्ट है, एक कांच की पट्टी पर उसके अविलंब के अनुदिशित आपातित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब किसी कांच की पट्टी लंबवत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी रेखा पर वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में गमन करती है तो अविलंब दूर से दूर भागती है, अविलंब की ओर मुड़ती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
तो सेम जो है उसी रेखा पर वापस लौट आने की वजह से ये हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट है एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी, फास्फोरस। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में फास्फोरस खनिज जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एडीपी से एटीपी का रूपांतरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राकेंद्रिक कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत यहाँ पे जो है चूज करना है। ऑप्शन है झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, अत्यधिक छोटा आकार, एकल गुणसूत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे गलत चुनना है, तो झिल्लीबद्ध कोशिकाओं के मौजूदगी, ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं में यह गलत है कि इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी रहती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के निम्न गुण हैं। केंद्रिका झिल्ली अनुपस्थित होती है, बिना झिल्ली के कोशिकाएं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एवं अंतर्प्रद्रवी जालिका इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक उदाहरण क्या क्या है? जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या मृत जीवों स्पेरोफाइट्स द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है चमड़ा, मलमूत्र, प्लास्टिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी, प्लास्टिक। प्लास्टिक अपशिष्ट को जीवाणुओं और अन्य मृत जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जाता है। पॉलीथीन इथिलीन का बहुलक होता है। प्लास्टिक बड़े भार का कार्बनिक पदार्थ होता है और यह लंबी कार्बन श्रृंखला वाले पॉलीमर के रूप में होते हैं। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी जो है आज समाप्त हो गई। तो नेक्स्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।